आज हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन को अगर आप देखें तो इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तो होता है पंचायती राज जो कि गांव में होता है, और दूसरा होता है नगरों में, इसको नगरीय स्वशासन कहते हैं। नगरीय स्वशासन के अंतर्गत जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत परिषद और पंचायती राज के अंतर्गत गांव की व्यवस्था होती है, जैसे कि ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन को किस तरीके से, सबसे पहले भारत में अगर स्थानीय स्वशासन की देन भारत की ही देन है, और चोल शासन काल में, दक्षिण भारत में चोल शासन काल, चोलों का शासन था, तो चोल शासन काल में इसको सबसे पहले लागू किया गया था पहली बार। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो 1864 में पहली बार स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान कर दी गई थी, स्थानीय स्वशासन को, और उन्होंने कुछ हद तक मान्यता प्रदान कर दी थी क्योंकि उस तरीके का शासन था ही नहीं। फिर इसके बाद 1870 का समय आया। 1870 में लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल बनकर आए। लॉर्ड मेयो, जब लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने उपखंड स्तर पर, तालुका स्तर पर स्थानीय स्वशासन को मान्यता भी दी थी, और उनको सबसे बड़ी बात वित्तीय अधिकार दे दी थी। ये वित्तीय अधिकार जो थी उन्होंने प्रदान कर दिए थे। इसके बाद 1882 सन ये लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने, मतलब स्थानीय स्वशासन को अगर सही मायने में देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, और ये जन्मदाता इनको कहा जाता है। और इनके समय ये मान्यता दे दी गई, भाई तालुका, ये उपखंड, ये जो स्थानीय स्वशासन है उसको उपखंड स्तर पर, तालुका स्तर पर गठित किया जाएगा। यानी कि ये स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता हो गए, और तालुका स्तर, उपखंड स्तर पर इसको मान्यता दे दी गई कि यहाँ पर पंचायतों का गठन कर दिया जाएगा। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहते हैं। अब आइए, ये 1882 का सन था। इसके बाद 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा गया था, और इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन, और स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बना दिया गया 1919 के एक्ट से। तो अब ध्यान रखिएगा, ये सन 1864 में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। 1870 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इनको कुछ वित्तीय अधिकार दे दिए गए थे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने तालुका स्तर और उपखंड स्तर पर पंचायतों के गठन की बात कही, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, और पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बना दिया गया। 1935 का जो अधिनियम था वो स्पष्ट रूप से 1935 का 1935 का अधिनियम जो था उसमें ये स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे चुका था। स्थानीय स्वशासन को 1935 पूरी तरीके से इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी 1935 के अधिनियम में। अब आ जाइए कि ये तो हो गया अंग्रेजों के समय। जब देश स्वतंत्र हुआ तो महात्मा गांधी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक वो दिया था उनका कि ग्राम स्वराज्य, इसको उन्होंने कहा था कि एक अवधारणा थी उनकी ग्राम स्वराज्य की। ये महात्मा गांधी द्वारा ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी गई थी। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा जो थी, और उसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई, तो पहला जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था, और वो पहला मंत्रिमंडल जो पंचायती राज और सामुदायिक विकास मंत्रालय, मंत्रिमंडल में एक विभाग बनाया गया था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, और इसके मंत्री बनाए गए थे एस के डे।
देखिए आज हम एसके देश के मंत्री बनाए गए थे। ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के पंचायती राज मंत्री थे। उस समय सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन पंचायती राज को महत्व दिया गया था। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज लेखपाल की वैकेंसी की आज ही कल में घोषणा जैसे चल रहा है पेपर में, यूट्यूब पे, इसको अलग विषय बनाया गया जो सिलेबस में, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है और मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन भी मिलने चाहिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और एक एक चीज़ हम क्लियर करते चल रहे हैं। तो पहले पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्री बनाए गए थे एसके डे, और महात्मा गांधी का जो अवधारणा था उसको ग्राम स्वराज्य कहा गया था। अच्छा, अब देखिए कि 1952 में भारत में पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये गांव-गांव तक लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, रोजगार देने के लिए एक कार्यक्रम था, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये 1952 में शुरू किया गया था, 1952 में, ठीक है। और ये कार्यक्रम 1952 से 57 चला। 57 में ये देखा कि कार्यक्रम असफल हो गया, तो योजना आयोग के सुझाव के आधार पर एक समिति गठित की गई इस कार्यक्रम के जांच के लिए, जिसका नाम था ग्रामोद्धार समिति। और ये ग्रामोद्धार समिति गठित की गई थी 1957 में। क्यों गठित की गई थी? कि इसकी जांच के लिए, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बलवंत राय मेहता। किस सन में? 1957 में गठित की गई थी। और ये गठित इसलिए की गई थी कि इसको इसकी जांच करना था कि ये कहाँ तक सही रहा, गलत रहा। अंत में समिति ने रिपोर्ट दी कि कार्यक्रम असफल रहा। जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो इनकी रिपोर्ट 1957 के अंतिम समय आ गई थी, लास्ट में, और इन्होंने सुझाव दिया कि भारत में पंचायती राज लागू होना चाहिए। पंचायती राज, ठीक, पंचायती राज इन्होंने कहा भारत में त्रिस्तरीय लागू होना चाहिए। कौन कौन से स्तर पे? सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद क्षेत्र पंचायत, और उसके ऊपर जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय की बात बलवंत राय मेहता ने कही थी। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व में, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव था, तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को शामिल किया गया था। नीति निर्देशक तत्व में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको इन चीज़ों को अभी से देखते चलिए कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में लागू किया गया। इसको राज्य सूची का विषय घोषित किया गया है। राज्य सूची का 3 सूची होती ना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में रखा गया है। इसे राज्य सूची का विषय बनाया गया। ये भारतीय संविधान के भाग 9 में है, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 में ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में है, ठीक, भारतीय संविधान के भाग 9 में है। ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और ये और चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन मेन चीज़ें आप देख लीजिए कि पंचायती राज नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची का विषय है और भाग 9 में है इसको, ठीक है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज अवधारणा के तहत इसको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया था। अब आ जाइए 1957 में जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी बलवंत राय मेहता ने, उन्होंने कहा त्रिस्तरीय होना चाहिए। ये त्रिस्तरीय हो गया, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी वहाँ पर क्षेत्र पंचायत नहीं होगा, यानी वहाँ द्विस्तरीय होगा। तो पंचायती राज जो पंचायती राज योजना थी उसको बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया, त्रिस्तरीय रूप में लागू किया गया था। लेकिन ये कहा गया कि इसमें जहाँ पर राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी वहाँ द्विस्तरीय होगी, ठीक है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किया था वो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले में, और इसका उद्घाटन किया था पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का
उद्घाटन कर दिया। और ये किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर? बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। और कितने स्तरीय था? 3 स्तरीय था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज और देख लीजिए, 2 अक्टूबर 1959 को उद्घाटन तो किया गया, लेकिन प्रायोगिक रूप पर इस प्रायोगिक रूप में 1958 में इसको आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग किया जा चुका था। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा चुका था, ये भी ध्यान रखिएगा। लागू यहाँ हुआ था, लेकिन इसको पहले से प्रयोग किया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब आइए, राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था को पहले तो प्रायोगिक रूप में लागू कर चुके थे 1958 में, लेकिन 1959 में इसको विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जहाँ इसको लागू किया गया। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और असम, इन राज्यों में लागू किया गया। ये क्रमबद्ध तरीके से लागू होता है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था वास्तव में सही ढंग से चल नहीं पाई। और इसके बाद किन्हीं राज्यों ने लागू किया, किसी राज्य ने लागू नहीं किया, ये सारी चीज़ें होती रही। अब देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था, इसके बाद 1975 में भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। आंतरिक अशांति के आधार पर ध्यान रखिएगा, पहली और अंतिम बार लगा था, एक ही बार लगा है 1975 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो ये आंतरिक अशांति शब्द हट गया और सशस्त्र विद्रोह आ गया। ये पॉलिटिकल साइंस में हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, आपातकाल पूरा एक चैप्टर है। तो इतना ध्यान रखिए कि आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल लगा था और पहली और अंतिम बार लगा था। इसके बाद फिर कभी लगा नहीं है। फिर इसके बाद ये हट ही गया। तो आज जब आपातकाल लगा तो इसके बाद दूसरी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उसमें प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने बलवंत राय मेहता कमेटी को नहीं माना और उन्होंने एक नई कमेटी गठित करवाई जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी जो गठित हुई थी वो 1977 में। इन्होंने पंचायती राज को द्विस्तरीय कहा, द्विस्तरीय रूप में लागू होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, वो पंचायती राज जो लागू होगा वो मंडल स्तर पर लागू होगा और जिला स्तर पर लागू होगा, द्विस्तरीय कहा। फिर 1985 में एक कमेटी, हम ये सन इसलिए लिखा रहे हैं कि वो क्वेश्चन आते ना, एक तरफ सन एक तरफ कौन कौन से किसके नेतृत्व में गठित हुआ, तो ये मिलान करने को। तो 1957 में बलवंत राय मेहता, 1977 में अशोक मेहता की कमेटी, 1985 में जो लागू हुई थी वो कमेटी गठित की गई थी PVK राव समिति। PVK राव समिति जो गठित की गई थी, उन्होंने पंचायती राज को 4 स्तरीय कहा कि 4 स्तर पर होना चाहिए। तो ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर, राज्य स्तर तक उन्होंने कहा कि 4 स्तरीय होना चाहिए। तो इन्होंने 4 स्तरीय कह दिया। ठीक है, ये उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 1985 में PVK राव समिति, फिर 1986 में ये कमेटी लागू, ये 1986 में आपकी ML सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति। अब इन्होंने जो कहा, तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बनाइए। तो इनके राज्य में कहा गया पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बना दीजिए। इसके बाद एक कमेटी और गठित की गई थी, वो 1988 में, 1988 में, और ये कमेटी गठित की गई थी PK थुंगन समिति। ये सारी समितियों को याद रख लीजिए, इन्हीं में मिल जाना चाहिए। 57, 77, 85 में PVK राव समिति, 1986 में ML सिंघवी समिति, और इसके बाद 1988 में PK थुंगन समिति। ये इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इसको याद रखिए। तो इस तरीके से ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये इतनी समितियां गठित की गई। अच्छा, बलवंत राय मेहता के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि बलवंत राय मेहता जो थे ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे, बलवंत राय मेहता, और राजस्थान के मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से इनको, अब देखिए
ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था को, इसके बाद क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से जब राज्यों ने लागू नहीं किया, बहुत दबाव पड़ने लगा, तो इसको 1992 में इसको लागू किया गया और 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन किया गया 1992 में और पंचायती राज व्यवस्था को पारित कर दिया गया संसद से। और इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पारित किया गया। इसको रखा गया 11वीं अनुसूची में और वही बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार को ही माना गया और त्रिस्तरीय रूप में आज जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है आपकी, वो 1992 में इसको पारित किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया, इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया, भाग 9 के अंतर्गत है, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 में, तो पारित हुआ था 92 में, लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में। ये 24 अप्रैल जो आपका है, इसको पंचायती राज दिवस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है हर साल, पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को हो गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में पंचायती राज को लागू कर दिया गया बलवंत राय मेहता की। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है, पहली चीज जान लीजिए, राज्य सूची का विषय है। और ये पंचायती राज जो है कुल 16 अनुच्छेदों में है। पंचायती राज जो है वो कुल 16 अनुच्छेदों में है और ये 263 अनुच्छेद 263 इसमें है। अनुच्छेद 263 आई से लेके ओ तक है, कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अब आइए पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रावधान क्या है। पहला तो इसका चुनाव जो होता है हर 5 वर्ष में होता है, त्रिस्तरीय है। तो हमने पहले ही बताया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय है। अब देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था में पहला तो हर 5 वर्ष में इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन में जो लोग प्रतिभागी होते हैं, मतलब जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन वोट डालने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 1/3 आरक्षण दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया है और 110वां संविधान संशोधन किया गया है और ये कहा गया कि इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से महिलाओं को 50% आरक्षण 110वें संविधान संशोधन के तहत प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। प्रदान करने की बात कही गई, अभी लागू नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश ने लागू कर दिया, 50% आरक्षण दे दिया है। इसी तरीके से राजस्थान ने 50% आरक्षण दिया है। 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, लेकिन प्रावधान 1/3 आरक्षण का था। लेकिन 110वां संविधान संशोधन कर दिया गया है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है इस तरीके से पूरे भारत में लागू कर दी गई, कुछ राज्यों में द्विस्तरीय लागू की गई, ठीक है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 73वां संविधान संशोधन को लागू नहीं किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं ये देख लीजिए। तो ये राज्य हैं वहां पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत इलेक्शन नहीं होता है, यानी 73वें संविधान संशोधन के तहत। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड। 3 राज्य तो ये हो गए, इसको याद रख लीजिए। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता, ये नहीं लागू होता, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र,
ठीक है। और इसके बाद मणिपुर का कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो इतने क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है और मणिपुर के कुछ क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं बस, और ये तो पूरे राज्य हैं। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता। यहाँ पर एक एक्ट है, पैसा है, PES है, इसके तहत यहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेत्र हैं, ये राज्य हैं, यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के तहत चुनाव होता है, पंचायती राज व्यवस्था भी लागू है, सारी व्यवस्थाएं लागू हैं। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के तहत ना होकर ये पैसा एक्ट के तहत इसको लागू किया गया है, ठीक है। अब आइए एक चीज यहीं पर देख लीजिए, पश्चिम बंगाल एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, हर राज्य में त्रिस्तरीय है, लेकिन पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय रूप में लागू की गई है, ठीक है। अब आइए देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमने आपको पहले बताया 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन किसी कारण से 5 साल के पहले अगर पंचायतें भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगर पंचायतें, फिर से सुन लीजिए, 5 साल से पहले भंग हो जाती हैं तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। या दूसरी चीज, पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से 5 साल पूरा होने से 6 माह पूर्व उनका चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि अब आप पूछेंगे पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होता है, भाई कार्यकाल 5 साल का है तो कब से माना जाएगा, तो चुनाव से माना जाएगा कि पहली बैठक से माना जाएगा, कब से माना, तो जो उनकी पहली बैठक होती वहाँ से 5 साल का कार्यकाल माना जाता है। पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से 5 साल माना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए कि पंचायतों का चुनाव कौन कराता है, कैसे होता है। तो जैसे देश भर में जो चुनाव होता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इसके लिए एक निर्वाचन आयोग है, तो वो निर्वाचन आयोग, लेकिन पंचायतों का जो चुनाव होता है उसको कराता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके लिए अलग से आयोग गठित किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग। और ध्यान रखिएगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है। केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है वो 3 सदस्यीय होता है, लेकिन राज्य का निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ये 1 सदस्यीय होता है, ठीक। इसके बाद अगला देखिए कि पंचायतों का जो वित्त की व्यवस्था कौन करता है, तो वित्त की व्यवस्था करने का काम कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग ये वित्त की व्यवस्था करे। अब देखिए एक होता है, ये सारी चीजें इसको देखते चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले ले। तो अब देखिए राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, चुनाव कराएगा, और राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है, ये किसका कराता है, राज्य में नगर निगम का और पंचायतों का चुनाव कराता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो किसका कराएगा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, इनका चुनाव कराता है, और वो 3 सदस्यीय होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये 3 सदस्यीय होता है, और राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय और केंद्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है। अब आइए इनके धन की व्यवस्था कौन करेगा, तो इनके लिए धन की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग करता है। केंद्रीय वित्त आयोग क्या होता है, देखिए आप 3 चीजें देखिए, इसको मिटा देते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है उसको देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग क्या होता है, केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद ग्राम सरकार कह लीजिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में धन का बंटवारा करेगा केंद्रीय वित्त आयोग, और इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति, ठीक। 5 साल के लिए गठित होता है तो राष्ट्रपति करते हैं। और राज्य सरकार और ग्राम के बीच में कौन करेगा, वो करेगा राज्य वित्त आयोग, ठीक। और इसका गठन कौन करेगा, राज्यपाल, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्रीय वित्त आयोग का राष्ट्रपति करेंगे, और वो केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा
राज्य वित्त आयोग का करेंगे, केंद्र राज्य और ग्राम के बीच में राज्य वित्त आयोग करेंगे और इसका धन का बंटवारा, और वो राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है और दोनों 5-5 साल के लिए गठित किए जाते हैं। और एक पॉइंट और देख लीजिए कि ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, ग्राम पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय, ठीक, जिस पर वो कानून बना सकते हैं, वो प्रावधान बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके मेन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। इसको हम एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन पूरा नहीं हुआ है, बल्कि स्थानीय स्वशासन में एक नगर निगम प्रणाली है। तो वो नगरीय प्रणाली जब हम पढ़ाएंगे तो ग्राम प्रशासन को एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, हल्का फुल्का इसका मेन पॉइंट रिवाइज करा देंगे और वो पूरा हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है।